नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज की अपनी इस क्लास में। मित्रों, सीडीपी की लगातार मैं क्लासेज आपको मुहैया करा रहा हूं। निश्चित तौर पे टारगेटेड क्लासेज हैं। आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट को लेकर के टारगेटेड है। जितने भी चीज़ें प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी गई है और जो सिलेबस में है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं सिलेबस में परिवर्तन होगा तो क्या मुझे बुकें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। बता दूं, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा, माइनर परिवर्तन जिसे कहा जाता है, वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। अगर आप बुक ले रहे हैं तो बिल्कुल जो मैंने बुक बताया आप वो बुक परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं है, ठीक है। तो आज मैं जो है सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत को आपको बताने वाला हूं। इसके पहले मैं क्या बताया था? इसके पहले मैंने बताया था व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं और व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां होती हैं। मित्रों, कुछ बच्चों ने कहा कि यह जो है यूपी टेट के सिलेबस में नहीं है, आप फर्जी क्यों पढ़ा रहे हैं। मित्रों, मैं बता दूं, जब आप सिगमंड फ्रायड को पढ़ने जाते हैं तो इन्होंने जो इड, ईगो और सुपर ईगो की बात बताई है, ये व्यक्तित्व के ही अवस्थाएं बताई है। तो व्यक्तित्व की अवस्थाएं या व्यक्तित्व शब्द आप सुन रहे हैं तो मुझे लगा कि व्यक्तित्व के बारे में आपको एक बार जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से मैंने व्यक्तित्व पर 2 क्लासेज आपको दिया। व्यक्तित्व को अच्छी तरीके से समझने के लिए आप जो क्लासेज आपको दी गई हैं उसे अच्छे से पढ़िएगा। अब आपको समझ में आ गया है कि व्यक्तित्व होता क्या है और चेतन मन, अचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम सिगमंड फ्रायड के बारे में ओवरऑल सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। सिगमंड फ्रायड ने मन को किस तरीके से अध्ययन किया, अर्थात यूं कहे तो सिगमंड फ्रायड एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मन का विश्लेषण किया था, जिन्होंने मन का विश्लेषण करने के बाद मानव के व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन किया था, ठीक है। तो चलिए आज सिगमंड फ्रायड के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। आप सभी लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे नोट्स आपके लिए फायदेमंद होगा अंतिम रिवीजन के लिए। देखिए, सबसे पहली बात, सिगमंड फ्रायड कौन सा सिद्धांत दिए थे? इन्होंने सिद्धांत दिया था मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, या इसे कहते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, ठीक है। प्रतिपादक, इस अगर ऐसे ही पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है तो सिगमंड फ्रायड है। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कौन है? सिगमंड फ्रायड है। सबसे बड़ी बात, यूपी टेट में क्वेश्चन आता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, पावलोव कहाँ के निवासी थे, या स्किनर कहाँ के निवासी थे। इसी तरीके से जैसे जैसे मैं सिद्धांतों की सूची आगे बढ़ाऊंगा, अब जो है आगे आपको सिद्धांत ही पढ़ने हैं, विशेष करके सिद्धांतों से ही यूपी टेट कवर हो जाता है। जो मैंने आज तक पढ़ा है वो सिद्धांत से थोड़ा सा इतर था, जो 15-16 क्लासेज में आपको दिया हूं। उसके बाद जो चीजें चलेंगी उस सिद्धांत पर चलेगा। कुछ चीजें सीटेट से उठाई जाएंगी, जो सीटेट से यूपी टेट में आने शुरू हो गए हैं वो चीजें मैं वहां से उठा लूंगा। और यूपी टेट का जो पुराना पैटर्न है वो सिद्धांत ही है। सिद्धांत पढ़ा दिया, उसके पहले के कुछ आपको बेसिक्स कंप्लीट करा दिए, ठीक है। अभी मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये सभी चीजें जो मनोविज्ञान की शुरुआत करते हुए पढ़ाई जाती है उसे मैं किसी दिन बीच में ला करके आपको दे दूंगा, ठीक है। देखिए, इसके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। निवासी कहां के थे? तो ऑस्ट्रिया वियना के निवासी थे, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के निवासी नहीं थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। फ्रायड साहब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मूल प्रवृत्तियों का जनक अगर आपसे पूछा जाए तो मैकडूगल महोदय हैं, विलियम मैकडूगल जो है मूल प्रवृत्तियों के जनक है। लेकिन यहां पर क्या बात की गई? यहां पर बात की गई है जो सिगमंड फ्रायड है उन्होंने मूल प्रवृत्तियों को जो है मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना था। इन्होंने कहा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है उससे मानव के व्यवहार में परिवर्तन होता है, या यूं कहे तो मानव का व्यवहार पूर्णतः मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन ये मूल प्रवृत्तियों के जनक नहीं थे, जनक तो विलियम मैकडूगल साहब हैं। इन्होंने ऐसा माना था कि जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो मानव के व्यवहार को परिवर्तित करती है या मानव के व्यवहार को कैप्चर की हुई जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? आगे बात करते हैं। इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, अगर आपसे पूछा जाए फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती है, इन्होंने मात्र 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। कितनी बताई थी? 2। एक है जिजीविषा, एक है मुमूर्षा, ठीक है, मुमूर्षा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहते हैं, और मुमूर्षा जो मरने की इच्छा रखता है उसे मुमूर्षा कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। इनके अनुसार 2 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताया, एक जिजीविषा, एक मुमूर्षा। जिजीविषा का मतलब हिंदी में क्वेश्चन आता है
एक वाक्यांश के लिए, एक शब्द के लिए। जीने की इच्छा रखने वाला जिजीविषा, मरने की इच्छा रखने वाला मुमुर्षा। ठीक है, तो जिजीविषा में इन्होंने दो उपखंड बताए थे। एक बताया था प्रेम होता है, अगर आप जीने की इच्छा रखते हैं तो या तो आपको किसी से लगाव है, तब आप इस धरती से लगाव है, तब आप जीने की इच्छा रख रहे हैं। बिना प्रेम के कोई जीने की इच्छा नहीं रखता है। या तो आपको आत्म संरक्षण की भावना है, या आप जो है सुरक्षा से मतलब कि अच्छी तरीके से युक्त हैं, इस वजह से आप जो है जीने की इच्छा रख रहे हैं। जो मुमुर्षा है, मुमुर्षा की इन्होंने दो खंड में बांटा। एक है मृत्यु, भाई मृत्यु अटल है, निश्चित तौर पे मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। कितनों भी बड़ा पैसा वाला हो, कितनों भी बड़ा व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, एक दिन मृत्यु अटल है। तो मुमुर्षा में एक खंड मृत्यु है और एक है काम चेतना। ठीक है, काम चेतना अर्थात काम भावना जो होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस बात को आप सभी लोग अवगत होंगे। सबसे बड़ी बात होती है, यहां से क्वेश्चन तो बहुत ना के बराबर आया है और आता भी नहीं है, वैसे पूछा जा सकता है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार दो मूल प्रवृत्तियां हैं, जिजीविषा और मुमुर्षा है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार के निर्धारक, महत्वपूर्ण निर्धारक माना था। जहां से क्वेश्चन आता है, यहां से आता है इनके अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं होती है। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। एक है चेतन, ठीक है, एक है अर्धचेतन, एक है अचेतन मन। ठीक है, अब इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉन्शियस माइंड किस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अनकॉन्शियस किसे कहते हैं, सेमी कॉन्शियस किसे कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश देखना है तो आप इंग्लिश देख सकते हैं, वैसे मुझे इंग्लिश में यहाँ पर लिखना या आपको बताना नहीं उचित समझता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे जो है हिंदी भाषी है और हमारे अवधि क्षेत्र के हैं, तो ज़्यादातर यूपी टेट में, अगर बेसिकली बात करूँ, यूपी टेट में जितनी भी चीज़ें आती है पूर्णतः शुद्ध हिंदी लिख करके आती है। ठीक है, यूपी टेट की बात करूँ, और यूपी टेट स्पेशल मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसमें इंग्लिश को घुसेड़ना नहीं चाहता हूँ। अगर आप सीटेट वगैरह की तैयारी किए होंगे तो आप जानते होंगे अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है, कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है। तो अनकॉन्शियस अचेतन को कहते हैं, चेतन को कॉन्शियस माइंड कहते हैं। ठीक है, शायद यही कहते हैं, आप बताइएगा। देखिए, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। मित्रों मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं, वैसे आप इसके बातों से ही स्पष्ट है। चेतन मन क्या होता है, चेतन मन की जागृत अवस्था होती है, जिसमें वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं वो हमें याद होती हैं। ठीक है, मन की जागृत अवस्था को क्या कहते हैं, चेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन क्या होता है, अर्धचेतन मन मित्रों उसे कहते हैं चेतन और अचेतन के बीच की जो अवस्था होती है उसे अर्धचेतन अवस्था कहते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो हमें हमारे जीवन में घटित हुई होती हैं, हम उसे भूल जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हमें उसे कुरेद करके याद दिलाए तो मुझे याद आ जाती हैं। ऐसी चीजें होती हैं अर्धचेतन अवस्था में। ठीक है, वो दबी हुई हैं कहीं मेरे दिमाग के किसी कोने में दबी हुई है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसे याद दिलाता है तो चीजें मेरे सामने घटित होना प्रारंभ हो जाती हैं, उसे हम अर्धचेतन बोलते हैं। ठीक है, जो अचेतन होता है, जिसे हम अनकॉन्शियस बोलते हैं, यह हमारे मस्तिष्क में 90% होता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क का 90% भाग अचेतन होता है, जिसे मैं कभी याद ही नहीं कर सकता हूं, अचेतन होता है। मात्र 10% भाग चेतन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कितने परसेंट भाग अचेतन होता है, तो 90% भाग हमारे मस्तिष्क का अचेतन अवस्था में होता है और चेतन अवस्था में मात्र 10% भाग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसे जब हम बटे में निकालते हैं तो कहते हैं 9/10 भाग जो है अचेतन और अर्धचेतन मिला करके है, और मात्र 1/10 भाग चेतन अवस्था में है। चेतन अवस्था का मतलब जागृत अवस्था। अर्धचेतन अवस्था में चीजें हमें याद रहती हैं या याद नहीं रहती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं तो हमें याद आ जाती हैं। और अचेतन अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में होता है हम अपने, यहां पर मैंने लिखा है, जो दुखद बातें होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जो मुझे करना है जीवन में, अगर उस कोई कार्य ऐसा है जिसे मैं करना चाहता हूं और मैं कर नहीं पाता हूं, तो हमारे दिमाग में जो है उस चीज को भुलाने की प्रवृत्ति होती है। मैं उस चीज को भुलाने का प्रयास करता हूं और एक समय के बाद वो चीजें भूल जाती हैं। जो चीजें दुखद बातें होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, कुछ करने के लिए आप सोचे हुए होते हो, हो नहीं पाती है, वो आपका जीवन का फेवरेट पार्ट होता है, फिर भी आप उसे कर नहीं पाते हैं, वो चीजें दुखद होती हैं। ठीक है, वह जो होती है उसे हम या तो भुला देते हैं या तो भूल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। ठीक है, तो हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं, और जब बातें जो है हमारे अचेतन मन में चली जाती हैं तो कोशिश करने के बाद भी हमें याद नहीं आती है। ठीक है, अगर आपको बातें याद आ जाती हैं तो इसका मतलब अर्धचेतन अवस्था में है, और अगर बात आपको याद है वर्तमान के समय में चेतन अवस्था में है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी आपको अपनी पुरानी बातें याद नहीं आ रही हैं, अर्थात वह अचेतन अवस्था में चली गई हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे कि अचेतन अवस्था क्या होती है, अर्धचेतन अवस्था क्या होती है, चेतन अवस्था क्या होती है। ठीक है,
क्वेश्चन यहां से क्या पूछा जाता है, यहां से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, चेतन अवस्था कितना होता है? मस्तिष्क का 1/10 भाग चेतन अवस्था में होता है और अचेतन अवस्था में मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। या यूं कहें तो अचेतन अवस्था में 90% भाग होता है और चेतन अवस्था में कॉन्शियस माइंड में 1/10 भाग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्यक्तित्व संरचना के आधार पर इन्होंने जो व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे कहते हैं इड, एक को कहते हैं ईगो, एक को कहते हैं सुपर ईगो। क्या बोलते हैं? इड, ईगो, सुपर ईगो, या इसे कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। ठीक है, इदम, अहम और परा अहम। इदम का मतलब होता है बहुत बुरा व्यक्ति। क्या होता है? बहुत बुरा व्यक्ति। ठीक है, मेरे समझने का प्रयास करिएगा। बहुत बुरा व्यक्ति को इदम कहते हैं या इड कहते हैं। और थोड़ा जो बुरा होता है, थोड़ा जो बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा नहीं होता, थोड़ा बुरा अर्थात मिडिल की अवस्था में, उसे हम अहम कहते हैं, अहम। ठीक है, और जो सुपर ईगो होता है यह आदर्शवादी होता है, अर्थात बहुत बढ़िया वाला लड़का होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला लड़का होता है, आदर्शवादी होता है, पराअहम। अब इसके नीचे मैंने इसकी परिभाषा लिखी है, आपको पक्का याद हो जाएगा। इदम का मतलब क्या होता है? इड, इड को हम इदम बोलते हैं। इसका मतलब होता है इसमें जो व्यक्ति की मूलभूत और शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? आपकी भूख है, आपकी प्यास है, आपका सेक्स है। ठीक है, ये आपकी जो है शारीरिक अवस्थाएं, शारीरिक जरूरतें होती हैं, शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं। जो इड अवस्था में होता है, जो इदम व्यक्तित्व का होता है, वह जो है अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक भावनाओं को नहीं देखता है, नैतिक मूल्यों को परित्याग कर देता है। नैतिक मूल्यों की कोई चिंता नहीं होती है कि मैं जो काम करने वाला हूं यह पूर्णतः गलत है, मैं जो काम करने वाला हूं यह पूर्णतः गलत है। अपने शारीरिक इच्छाओं को, फिजिकल संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है बिना सोचे समझे। ऐसे व्यक्ति बहुत बुरे होते हैं और ऐसे व्यक्तित्व को हम इड कहते हैं या इदम कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ पाए होंगे। जैसे आपको किसी को भूख लग गई है, भूख लगने के बाद चोरी कर ले रहा है, उसे चोरी करने के बाद वाली स्थिति बिल्कुल भी पता नहीं है चोरी करने के बाद क्या होता है। ठीक है, वो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए चोरी कर रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं इसके बाद हमारे ऊपर क्या क्या होने वाला है, प्यास है, सेक्स है, इसी तरीके की सारी भावनाएं होती है। तो इड जो होता है बहुत बुरा व्यक्ति वाला होता है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा है। ईगो का मतलब होता है, ईगो का मतलब अहम। इसका एक कतई मतलब मत समझिएगा कि ईगो का मतलब अहम, आपको बहुत ईगो आ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि घमंडी टाइप का हो गया। इसका अर्थ पूर्णतः इससे अलग है। इसका मतलब है कि यह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यह भी भूख, प्यास और सेक्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति तो व्यक्ति है, उसे भूख लगेगी, उसे प्यास लगेगी, उसे सेक्स करने की जो है अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा जागृत होगी, काम वासना जागृत होगी। तो यह हर व्यक्तियों में होता है, ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है, होता है। लेकिन जो इड वाला होता है वह बिल्कुल भी नैतिक मूल्यों को ताक पर रख देता है, उसे मतलब ही नहीं है समाज से। भाई कुछ भी मुझे कोई कुछ भी बोले, मुझे फांसी पर चढ़ा दे, मेरी शारीरिक आवश्यकताएं एक बार पूरी हो गई, मैं संतुष्ट हो गया। ठीक है, दूसरा जो होता है, जो अहम वाला होता है, जो ईगो वाला होता है, वह अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पूरा करने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन इसको भी इच्छा है, तो इच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ वह एक योजना के साथ कार्य करता है और उसके परिणाम की चिंता होती है। भाई मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर मैं इसमें फंस गया तो बहुत कूटाऊंगा, बहुत मार खाऊंगा। ठीक है, उसे अपने परिणाम की चिंता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना का निर्माण करता है एवं परिणामों की चिंता करता है। मूलभूत आवश्यकताएं भूख, प्यास, सेक्स मैंने बताया, तो हर व्यक्ति करता है। लेकिन जो अहम वाला व्यक्ति होता है, जो अहम व्यक्तित्व के प्रकार का होता है, वह जो है इसके लिए योजना बनाता है। भाई चोरी करेगा, ठीक है, वह चोरी करेगा, लेकिन चोरी करने से पहले योजना बनाएगा कि भाई फंस ना जाऊं। और यहां पर क्या है, यहां पर जो इड वाला व्यक्ति है, चोरी करने का मन कर दिया ना भाई, चोरी करेगा, चाहे उसके बाद उसे गोली लग जाए, उसे सूट मतलब खत्म हो जाए उसकी जिंदगी, लेकिन वो चोरी करेगा, करेगा। लेकिन अहम वाले व्यक्ति जो होते हैं वो परिणामों की चिंता करता है, भाई चोरी करूंगा, फंस जाऊंगा तो क्या होगा, है ना। तो इड और अहम में यही अंतर है, इड और ईगो। मित्रों सुपर ईगो का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगा वह उतना ही आदर्शवादी होगा। इसमें क्या होता है, इसकी भी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन यह आदर्शवादी व्यक्तित्व का होता है। यह चीजों को, यह जो भी कार्य करता है, चाहे इसे भूख लग जाए, मर जाएगा, इसे मंजूर है, लेकिन यह कभी चोरी नहीं करेगा। ठीक है, इसे कितनों भी इसकी शारीरिक फिजिकल आवश्यकताएं हो, ठीक है, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे सेक्स हो, यह बिना सामाजिक मूल्यों का हनन बिल्कुल भी नहीं होने देता है। यह सामाजिक प्रतिष्ठा और नैतिक मूल्यों का ध्यान रखता है। जो सुपर ईगो व्यक्तित्व का होता है, यह समाज के मूल्यों के अनुरूप ही कार्य करता है, यह कभी भी समाज के मूल्यों के विपरीत नहीं जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आई है कि ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। ईड का मतलब पहले जो होता है बुरा व्यक्ति, बुरा व्यक्ति मतलब इसे परिणामों की चिंता नहीं होती है,
यह नैतिक और सामाजिक मूल्यों को ताक पर रख करके अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आदी रहता है। आगे ईगो का मतलब यह सामाजिक आवश्यकताओं, सामाजिक जो चीजें होती है उसका ध्यान रखता है, परिणामों की चिंता करता है, भाई ऐसा करेंगे तो फंस सकते हैं। जो सुपर ईगो वाला होता है उसे कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह जो है बिना सामाजिक मूल्यों के अनुरूप कार्य ही करेगा, उसके विपरीत हो जाकर के कार्य ही नहीं करेगा। भले ही वह मर जाए, पूरा जिंदगी वो भूख से खत्म हो जाए, उसे पूरी जिंदगी पानी न मिले, लेकिन वह सामाजिक नियमों के विपरीत जाकर के कार्य नहीं करेगा, सुपर ईगो वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आप समझ गए हैं। फ्रायड के अनुसार इन्होंने दो चीजें बताई है। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चों के अंदर ठीक है, बालकों के अंदर जो है ओडिपस, ठीक है आप लिख लीजिएगा, बालकों के अंदर ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है और बच्चियों के अंदर अर्थात बालिका के अंदर, ठीक है, बालिका के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। आप लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास लिखने की जगह नहीं है तो आप लिखिएगा ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि के आगे लिखिएगा यह बालकों के अंदर पाई जाती है। इस ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, जो बालकों के अंदर ग्रंथि पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि, यह जो है बालकों को अपनी मां के प्रति प्रेम के लिए आकर्षित करता है। बालक जो होता है वह अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है, ओडिपस ग्रंथि के कारण ही एक जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण ही एक बालिका जो होती है, एक बच्ची होती है, बाल्यावस्था की जो बच्ची होती है वह अपनी पिता से ज्यादा प्रेम करती है। ठीक है, तो जो बालिका होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण अपने पापा से प्रेम करती है। ठीक है, किसके कारण करती है, फ्रायड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रा ग्रंथि के विकसित होने के कारण ही जो बालिकाएं होती हैं बाल्यावस्था की, वह जो है अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं, उन्हें मम्मी से लगाव नहीं होता है। ठीक है, और जो ओडिपस होता है वह बालकों में पाया जाता है, और इस ग्रंथि के कारण जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, वह अपनी मम्मी से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, आज भी चीजें समाज में चल रही हैं, आप खुद देखते होंगे, जो बाल्यावस्था की बच्चियां होती हैं उनका झुकाव जो है अपने पापा के प्रति ज्यादा होता है। वह क्यों होता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। वो पापा से अधिक मतलब कि टच में रहती हैं, और जो बच्चा होता है वह पापा से बहुत दूर रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पापा बात बात पे उसे कूट देते हैं, बात बात पे उसे ऐसे आंख दिखा देते हैं, तो थोड़ा सा दूर रहता है उससे, है ना। तो बाल्यावस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है। एक और लिख लीजिएगा, निर्सिज्म या स्वमोह क्या होता है। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर आप नीचे नोट करके लिख लीजिएगा, निर्सिज्म या इसे कहते हैं स्वमोह। आगे भी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। मित्रों, निर्सिज्म या स्वमोह यह होता है कि इसमें बालक जो होता है वह अपने आप से प्रेम करता है, वह अपने आप से प्रेम करता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, अपने शरीर से प्रेम करता है। हम ही हैं, कुछ भी हैं, हम हैं, इस धरा पे कोई कुछ नहीं है, हम हैं। ठीक है, निर्सिज्म का मतलब होता है, स्वमोह का मतलब होता है अपने से प्रेम करने वाला। ठीक है, मैं कई बार बोल दिया। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई हैं। कौन कौन सी चीजें इसमें पूछी जाएंगे आपसे। मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। कहां के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया वियना के हैं। उसके बाद इनके अनुसार मन की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 3 अवस्थाएं होती, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, अचेतन मन 90% होता है, चेतन मन मात्र 10% ही होता है। ठीक है मित्रों, व्यक्तित्व संरचना के अनुसार ईड, ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, ईड का क्या मतलब क्या है, ईगो का मतलब क्या है, सुपर ईगो का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बात किया। ओडिपस ग्रंथि जो होती है बालकों में पाया जाता है, इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिकाओं में पाया जाता है। ओडिपस ग्रंथि के कारण ही बालक जो होता है अपनी मां के प्रति आकर्षित ज्यादा होता है या मां से प्रेम ज्यादा करता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है इसके कारण जो है एक बच्ची जो होती है अपने पापा से ज्यादा लगाव रखती है। ठीक है, निर्सिज्म में क्या होता है, इसे स्वमोह की भावना कहते हैं, इसमें बालक जो है अपने से ज्यादा प्रेम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर चीजें समझ में आई है तो मित्रों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक इसी तरीके से मैं बिल्कुल 100% फ्री ऑफ कास्ट आपको मनोविज्ञान कंप्लीट करवाने वाला हूं, यूपी टेट स्पेशल। और जिस दिन मैं कह दूंगा आज कंप्लीट हो गया, उस दिन आपके पास एक अच्छा नोट्स होगा और उस नोट्स का रिवीजन करते हुए आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप 30 में से 26-27 क्वेश्चन यहीं से लेके जाएंगे। धीरे धीरे हमारी योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। आप सभी लोगों ने कहा कि भैया मैंने कल
टेट के बारे में या आगे कैसी तरह रणनीतियाँ हमारी, उस पर मैंने वीडियो बनाया था। काफ़ी बच्चों ने कहा कि भैया आप गणित पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए भाई, ये चीज़ें समाप्त हो जाएं, पहले मैं इसे समाप्त कर देता हूं, उसके बाद चीज़ें मैं आगे करूंगा। मुझे भी शौक है कि दिन भर में अगर 2-3 वीडियो जाएगा तो मेरा भी बेहतर परफॉर्मेंस होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी का समय वगैरह जाया ना हो। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जितना मुझसे हो सकता है करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ईमानदारी से आराम से। भाई जून जुलाई से पहले आपका पेपर यूपी टेट का होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई कुछ भी कहे, जून जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। सुपर टेट के बारे में कोई कह दे अप्रैल में सुपर टेट होने वाला है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और जो माननीय योगी जी का ट्वीट आया था उसमें यही कहा गया था, नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन इस वजह से किया जा रहा है जिससे समयबद्ध तरीके से यूपी टेट की आयोजन कराया जाए। उसमें नई शिक्षक भर्ती कहीं कोई बात ही नहीं थी। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, आप सभी लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर जरूर होगा। बस उस अवसर को भुनाने के लिए आप लगातार प्रयास करते रहिए भाई। जो भी कोई भी कुछ कहे कि कल भर्ती आती है, परसों आती है, टेंशन मत लीजिए, आएगी नहीं, है ना। चलिए, बीएड के कुछ साथी हमसे नाराज है, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूं कि मैं बोलने के फ्लो में मैं बोल दिया कि बीएड बाहर हो सकता है। ठीक है, देखिए जो भी निर्णय होगा वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा। मेरे अनुसार जो चीज़ें होती हैं, जो जिसका हक है, मैं उसके बारे में बोलता हूँ। आप नाराज मत होया करिए। अगर आप भी बीएड कर रहे हैं तो आपको अभी मौका है, तो आप मौके को फायदा उठाइए भाई। हमारे बोलने से अगर आप बाहर हो जाए, हमारे बोलने से कोई अंदर हो जाए तो मैं तो चमत्कारी आदमी हो जाऊं, है ना। ऐसा है नहीं, आप हमसे व्यक्तिगत तौर पे नाराज मत होइए। मैं किसी को बाहर और किसी को अंदर करने वाला इंसान नहीं हूं। ठीक है, मेरा काम है पढ़ाना, और किसी के सपोर्ट में अगर बोलता हूं तो तथ्यों के आधार पर ही बोलता हूं। बीटीसी का अगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है तथ्य। ठीक है, बीटीसी का हक है प्राइमरी, तो उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, और अगर जो भी फैसला आता है उसे हम और आप सब लोग उसे मंजूर करेंगे भैया। अगर बीएड अंदर होता तो उसे हम मंजूर करेंगे, काहे नहीं मंजूर करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराई अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। लगातार प्रयास करिए बेहतर करने के लिए, 100% जीवन में बेहतर होगा। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।